बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी। और टॉपिक हमारा आज का कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इन न्यूबॉर्न। कॉन्स्टिपेशन इज़ डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ हार्ड बॉल लाइक स्टूल डैट कॉज पेन और ब्लीडिंग। यानी कि एक ये देखो, जैसे ये है ना, ये हार्ड बॉल लाइक स्टूल बन जाता है, जिसको जब वो पास होता है तो पेन भी होती है और ब्लीडिंग भी होती है। Groaning or straining is normal and not much by how often baby has a bowel movement. After the baby is born, he will pass meconium for a few days, which is dark green and black substances. उन्होंने बोला जब बेबी पैदा होता है ना, तो उसके बाद ना कुछ दिन तक वो ना डार्क कलर का ना पखाना करते हैं, जिसको मेकोनियम बोलते हैं। रेगुलर bowel movement which begin being lighter than meconium usually start by the about the third day of the life. उन्होंने बोला कि जो रेगुलर बावल मूवमेंट है ना, वो मेकोनियम के बाद तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है। एज दिस टाइप बावल मूवमेंट आल्सो बिकम मोर फ्रिक्वेंट स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। उन्होंने बोला है इस टाइम पे क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है ना माँ, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ज़्यादा उसको अच्छी जो है ना उनकी बावल मूवमेंट आ जाती है। इफ़ बेबी इज़ नॉट हैविंग रेगुलर बावल मूवमेंट, अगर बेबी को रेगुलर जो है ना उसको पखाना नहीं आ रहा बाय द 4th or 5th डे ऑफ द लाइफ, if he is still passing meconium, then there might be a sign that he is not getting enough to eat। उन्होंने बोला है कि अगर 4 या 5 दिन के बाद भी बेबी जो है मेकोनियम पास कर रहा है और सही से वो पखाना नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसको कोई मसला है या उसको कोई खाना पीना उसका पूरा नहीं है। कीप इन माइंड दैट सम ब्रेस्ट फेड बेबीज ओनली हैव 1 बावल मोमेंट ईच वीक और 2 आफ्टर दे आर 3 to 4 वीक्स ओल्ड। उन्होंने बोला है कि ये बात ज़हन में रखें कि जब बच्चा 3 से 4 हफ्ते का हो जाता है ना, तो वो एक हफ्ते में कभी कभार एक बार जो है ना करता है, ये पखाना करता है। ब्रेस्ट फीड बेबीज़ आर वेरी रेयरली कॉन्स्टिपेटेड इफ़ मदर इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर तो माँ सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला रही है ना, तो ऐसे बच्चे जो है ना उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत कम होती है। कॉन्स्टिपेशन इन न्यू बॉर्न कैन बी अ साइन डैट बेबी इज़ नॉट गेटिंग इनफ टू ईट। उन्होंने बोला है कॉन्स्टिपेशन इस चीज़ का साइन है कि बेबी को उसके मुताबिक खाना नहीं मिल रहा। इफ़ न्यू बेबी इज़ नॉट हैविंग फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट एंड इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन वॉमिटिंग, दैन डॉक्टर शुड बी कंसल्ट। उन्होंने बोला अगर बच्चा पखाना नहीं कर रहा है, उसका पेट भी फूला हुआ है, उसको वॉमिटिंग है, तो हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट है जी आई प्रॉब्लम्स। आई प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न कैन इंक्लूड मैटिंग और ग्रीन डिस्चार्ज विच इज़ यूजली बाय इरिटेशन फ्रॉम द आई ऑइंटमेंट दैट वाज प्लेस्ड आफ्टर ही वाज बोर्न और बाय अ ब्लॉक टीयर डक्ट। उन्होंने बोला है ये जो ग्रीन कलर का येलो कलर का बच्चे की आँख से डिस्चार्ज होता है ना, ये यूजली तब होता है जब कोई ऑइंटमेंट लगा देते हैं जो कि बच्चे को नहीं सूट करती, या बच्चे का जो टीयर डक्ट है ना जहाँ से आंसू निकलता है वो ब्लॉक हो। It can also be caused by an infection, especially if the white part of the eye is red, and mother should notify the doctor if the mother has a sexually transmitted disease such as chlamydia or gonorrhea, or if the discharge does not quick clear up। उन्होंने बोला कि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है किसी, स्पेशली उन्होंने बोला है अगर बेबी का जो वाइट वाला हिस्सा है ना वो रेड हो, या मदर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जैसे गोनोरिया, क्लेमिडिया वगैरह, और डिस्चार्ज जो है वो सही से साफ़ ना हो रहा हो, यानी कि क्लियर ना हो रहा हो, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वाटरी आइज़, दिस इज़ यूजली कॉज्ड बाय अ ब्लॉक टीयर डक्ट एंड इज़ नॉट कंसर्न अनलेस द आई बिकम इन्फेक्टेड। इट यूजली क्लियर अप ऑन इट्स ऑन बिफोर बेबी इज़ 12 मंथ ओल्ड। उन्होंने बोला है कि वाइटरी आइज तब होती हैं जब बच्चे का ना जो टीयर डक्ट होता है वो ब्लॉक होता है। उन्होंने बोला है कि ये इन्फेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन यूजली उन्होंने बोला ये खुद ब खुद क्लियर हो जाए जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है। सब कंजक्टिवाइटल conjunctival hemorrhage occur because of pressure during the birth process. It can cause a red streaking of the white part of the eye and it will go in few weeks। यानी कि ये तब होता है जब डिलीवरी के प्रोसेस में से बच्चा गुजर के आता है ना, तो आंखों पे प्रेशर की वजह से उसका जो वाइट वाला हिस्सा है ना वो रेड हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद ना वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। स्टफी नोज और स्नीजिंग, हैविंग अ स्टफी नोज और ओकेजनली स्नीजिंग इज़ वेरी कॉमन इन न्यूबॉर्न। यानी कि बच्चे का खांसना, छींकना और नाक बहना बहुत कॉमन होता है नए नए बच्चों का। इट इज़ यूजली कॉल्ड बाय इरिटेशन फ्रॉम अ ड्राई एयर, स्मोक एंड डस्ट। ये जो हमारी फ़िज़ा में ड्राई एयर होती है ना, ये स्मोक या डस्ट की वजह से उसके बच्चे के नाक ऐसा रहता है। ट्राई टू एलिमिनेट कॉमन इरिटेंट, यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं जिससे जो उसको इरिटेट कर रही है वो हमने एलिमिनेट कर देनी है, यानी कि दूर कर देनी है बच्चे से। मदर कैन आल्सो ट्राई यूजिंग अ ह्यूमिडिफायर और साल्ट वाटर नोज ड्रॉप एज
एज ट्रीटमेंट। और माँ को चाहिए कि वो ह्यूमिडिफायर यूज़ करे, यानी कि नाक को नम रखने वाला और नाक में डालने वाले ड्रॉप्स जो है ना वो यूज़ करे। थ्रश यानी कि मुंह का ख़राब हो जाना। थ्रश इज़ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन दैट कॉज वाइट पैचेस टू द कोट ऑफ इनसाइड ऑफ द चीक एंड टंग ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे की चीक पे और ज़ुबान पे वाइट वाइट स्पॉट बन जाना जो है वो थ्रश कहलाता है। दीज पैचेस कैन नॉट बी इजीली वाइप्ड ऑफ एंड डू नॉट कम ऑफ इन बिटवीन फीडिंग। उन्होंने बोला है कि ये जो है ना ये पैचेस जो है ना ईजीली जो है ना वाइप ऑफ नहीं होते एंड डू नॉट कम ऑफ इन बिटवीन फीडिंग्स, और फीडिंग्स के दरमियान भी जो है ना नहीं आते। इट इज़ कॉज बाय यीस्ट इन्फेक्शन, ये यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। इज़ क्लियरली क्लियर अप विद द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल कॉल नेस्टाटिन। नेस्टाटिन ये एक मेडिसिन का नेम है, उसको लगाने से ये ठीक हो जाते हैं। थ्रश डज नॉट यूजली कॉज एनी डिस्कम्फर्ट एंड बेबी शुड कंटिन्यू टू फीड नॉर्मली इवन विदाउट ट्रीटमेंट, यानी कि ये बच्चे को तकलीफ नहीं देते और बच्चा जो है ना फीडिंग कर सकता है इसके साथ। रैशेज़ very common in newborn and include neonate acne, drooling rashes, nappy rashes, and flaky skin that will usually clear up on with their own up on their own treat without treatment। उन्होंने बोला है कि रैशेज़ बन जाना, एक्नी बच्चे के बन जाना ये कॉमन होता है और ये बाद में ना खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाता है। डायपर रैश, डायपर वेरी कॉमन एंड यूजली क्लियर अप इन 3 to 4 डे विद द डायपर रैश क्रीम। डायपर रैश क्रीम की वजह से ये जो पैम्पर लगाने से रैशेज बनते हैं ना ये ख़त्म हो जाते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। इफ़ इट नॉट क्लियरिंग अप और इज़ ब्राइट रेड एंड सराउंडेड बाय रेड स्पॉट बेबी मे हैव यीस्ट इन्फेक्शन एंड वी नीड एंटी फंगल क्रीम टू हेल्प क्लियर इट। अगर उन्होंने बोला ये ठीक नहीं हो रहे और रेडनेस ज़्यादा हो गई है उसके इर्द गिर्द तो बेबी को ना यीस्ट इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम हम लोग लगाएंगे। डायपर रैशेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्रिक्वेंटली डायपर चेंज, इंक्रीजिंग ईयर exposure by keeping the diaper off as much as possible and using a mild soap only after bowel movement. Rinse with water or other times. Dry skin, यूज़ माइल्ड सोप एंड मॉइस्चराइजर वंस और ट्वाइस अ डे। उन्होंने बोला डायपर रैश तो हम लोग तब ख़त्म कर सकते हैं जब हम लोग उसका डायपर जल्दी से चेंज करें, ज़्यादा देर तक एक डायपर ना लगाए रखें। और दूसरा उन्होंने बोला कि आप माइल्ड से सोप के साथ उसका ना ये एरिया साफ़ कर दें डायपर वाला, उसकी स्किन को ड्राई रखें और माइल्ड सोप यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र जो है ना वो 1 से 2 दफ़ा दिन में लगाएं। आ गया जी स्पिटिंग अप। मैनी बेबी स्प्लिट ऑफ रिफ्लक्सेस आफ्टर ईटिंग ड्यूरिंग ओवर फीडिंग, यानी कि वो दूध फेंक देते हैं बाहर उसको बोलते हैं। एंड बिकॉज द वैल्यू दैट क्लोजेज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इज इमेच्योर, क्योंकि बेबी अगर ज़्यादा ओवर फीडिंग कर लेता है तो उसका ना दूध बाहर आना शुरू हो जाता है, या तो अपर जो स्टमक का पोर्शन होता है ना वो इमेच्योर होता है ना, इसलिए। इट इज़ यूजली नॉट अ कंसर्न एज लॉन्ग एज बेबी इज़ गेनिंग वेट एंड इट इज़ नॉट कॉजिंग हिम टू कफ एंड चॉक। उन्होंने बोला है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेबी जो अपना वेट गेन कर रहा होता है और इससे ना तो चोकिंग होती है ना उसको बच्चे को खांसी आती है। सम स्टेप टू टेक इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम और फीडिंग स्मॉलर अमाउंट्स। उन्होंने बोला कि इसको कुछ बेहतर करने के कुछ स्टेप्स ये हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको फीड करवाएं। मोर फ्रीक्वेंट बर्पिंग ड्यूरिंग पीरियड अवॉइडिंग प्रेशर ऑन हिज बेली और विगोरस एक्टिविटी आफ्टर ईटिंग, यानी कि उसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो उसके बेली पे प्रेशर डाले। बर्पिंग यानी कि डकार दिलवा लेना उसको बेहतर है। इट इम्प्रूव विद एज यूजली विदाउट ट्रीटमेंट, यानी कि ये उम्र के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आ गया जी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ठीक है, इट हैपन इन फर्स्ट week and it spontaneously disappear in a few days. Avoid local massage and fomentation. Never try to express milk। उन्होंने बोला है कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कुछ पहले कुछ वीक्स में जाती है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है मसाज करने से। मतलब खुद ही ठीक हो जाती है, इससे मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं आई तो मिल्क को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। वजाइनल ब्लीडिंग, इट मे अकर इन सम फीमेल इन फर्स्ट वीक्स, इट गोज ऑफ इट ऑन इन फ्यू वीक विदाउट एनी ट्रीटमेंट। कुछ औरतों में वजाइनल ब्लीडिंग भी होती रहती है, वो खुद ब खुद जो है ना बाद में चली जाती है। फीवर, rectal temperature above 100.4 in a newborn infant less than 2 to 3 months old is considered a fever and a medical emergency and should call your doctor immediately। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग बेबी का रेक्टम से टेम्परेचर चेक करें और वो 100 से अबव आए या वो बच्चा 2-3 महीनों का हो तो इसका मतलब है इसको बुखार है और ये मेडिकल एमरजेंसी है, डॉक्टर को हमें कंसल्ट करना चाहिए। ज्वाइंटस के लिए हम लोग ये पूरा टॉपिक जो है ना वो उन्होंने बोला रेफर टू न्यूनेट ज्वाइंटस, वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सेसिव क्राइंग,
क्राइंग ड्यू टू हंगर इज़ अंडरस्टूड बाय मोस्ट पेरेंट, यानी कि अगर बच्चा भूख की वजह से रो रहा है तो ये बहुत सारे पेरेंट्स को समझ आ जाता है। इफ़ बेबी हु इज़ नॉट कंसोलेबल डिस्पाइट पुटिंग ऑन ब्रेस्ट इज़ हैविंग अदर प्रॉब्लम लाइक कॉलिक, वेट नैपकिन, मॉस्किटो बाइट, एलर्जिक रैश, नोज ब्लॉक्ड, हार्ड स्टूल, नैपकिन रैश और इट क्राई फॉर अटेंशन एंड कडलिंग एट नाइट। उन्होंने बोला है कि अगर तो आप बच्चे को दूध पिलाने लगे हो लेकिन वो फिर भी रो रहा है, फिर भी वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसके या तो पेट में दर्द है, या उसकी नैप्पी गीली है, या उसको किसी मच्छर ने काटा है, या उसको एलर्जिक रैश है, या उसका नाक बंद है, या उसको कॉन्स्टिपेशन है, या नैपकिन रैश है, या वो टेंशन चाह रहा है कि उसको उठा के अपना आप चलें फिरें। पुट द बेबी ऑन टमी फॉर कोलिक एंड पुट सलाइन नेजल ड्रॉप फॉर ब्लॉक नोज। बेबी को अपने टमी पे लेटालें, ठीक है, ताकि उसका कोलिक दूर हो जाए। अगर नाक बंद है तो उसके लिए आप नाक में नेज़ल ये सलाइन नेज़ल ड्रॉप डाल लें। इफ़ बेबी कंटिन्यू टू ट्राई टू कंसोलेबली कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। अगर फिर भी बच्चा नहीं चुप कर रहा तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें। Causing of crying. If you are breastfeeding and your baby seems to be always cry after you eat to drink or certain food, and it is would be reasonable and try to stay away from those things food। उन्होंने बोला है कि अगर तो आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी जो है रो रहा है ना, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा खाया है जो कि रीज़नेबल है तो उसके रोने के लिए, तो आप उस चीज़ों को उससे दूर रहें। आई वांट 2 वीक ट्रायल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट कैफीन में आल्सो हेल्प। अगर आप कुछ दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहेंगे ये कैफीन वगैरह से, तो फिर ये इससे हेल्प हो जाएगी आपको। देयर आर मेडिकल प्रॉब्लम दैट कैन कॉज क्राइंग इन न्यू बॉर्न बट इन जनरल इन्फेंट विद दिस प्रॉब्लम यूजली क्राई थ्रू आउट द डे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे और भी मसले हो सकते हैं बच्चे को, जो बच्चा रो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर कोई मसला होगा तो उसमें क्या होगा, बच्चा सारा दिन रोता रहता है। इफ़ क्राइंग ऑलवेज सीम्स टू अकर ड्यूरिंग फीडिंग और राइट आफ्टर फीडिंग एंड योर चाइल्ड इज स्पिटिंग अप अ लॉट देन ही मे हैव रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस। उन्होंने बोला है कि अगर तो बच्चा सिर्फ तब रोता है जब आप उसको फीडिंग करवा रहे हो या फीडिंग के बाद, या वो स्प्लिट कर देता है, यानी कि अपना दूध बाहर फेंक देता है, तो इसका मतलब है इसको एसोफेगस का कोई मसला, यानी कि खुराक की नाली का जो है ना वो कोई मसला है उसको। ठीक हो गया।